फार्माकोलॉजी सिटोलोल और सोटोलोल की इसकी फार्माकोलॉजी देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक नॉन स्टेटिक बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और ये थर्ड क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स की वजह से ड्रग्स की थर्ड क्लास से बिलोंग करता है क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो पोटेशियम चैनल के ऊपर होता है। इसमें बहुत बीटा ब्लॉकिंग और क्लास 2 एंटी एरिथमिक एक्शन दोनों तरह के एक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये यूनिक ड्रग आती है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म एक्शन है कि मैकेनिज्म एक्शन में सबसे पहले आता है बीटा ब्लॉकिंग की, मतलब बीटा ब्लॉकिंग की वजह से किस तरह होती है। तो जो सिटोलोल है ये बीटा 1 और बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इन दोनों को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट, जिसको हमारा हार्ट रेट रिड्यूस होता है, हमारा हार्ट रेट रिड्यूस होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमारे हार्ट की रिड्यूस होती है। उसके बाद रेनिन भी एक केमिकल का नाम है, रेनिन रिलीज होता है। उसके बाद हमारा आता है 3 क्लास 3 एंटी एरिथमिक एक्शन। क्लास 3 एंटी एरिथमिक एक्शन में क्या होता है कि सिटोलोल हमारे जो हार्ट के कंट्रैक्शन का जो पोटेंशियल ड्यूरेशन है उसको ये प्रोलॉन्ग करता है, उसका टाइम ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा करता है और ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो उसके बाद और ये क्यों होता है कि ये डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम करंट, मतलब रेक्टिफायर करंट जो है, रेक्टिफायर पोटेशियम करंट जो है पोटेशियम आयन की वजह से जो करंट पैदा होता है उसको जब ये उसकी डिलेशन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पोटेंशियल ड्यूरेशन जो है, हमारे जो मतलब आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल ड्यूरेशन है हमारे हार्ट की मसल का वो ज़्यादा होता है। तो उसके बाद होता है जी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल अब प्रोलॉन्ग होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया। जिसको क्या होता है कि प्रिवेंट डिटेंडी एंड ट्रैकियारिथमिया, मतलब कि ट्रैकियारिथमियाज और अगर कोई डिटेंडी का अरिथमिया वगैरह है तो उसको ये रोकने में मदद करता है। इसके बाद आ जाती है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास इसके ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि ये ऑब्जर्व कैसे होते हैं। वेल ऑब्जर्व ओरली, मतलब ओरली तरीके से अगर इसको इस्तेमाल किया जाती है बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व होती है। और इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है ये फूड की वजह से इफेक्ट होती है, मतलब कि क्योंकि जब इसको ओरली लिया जाता है तो अगर पहले ही हमारे इंटेस्टाइन में या हमारी क्या करें स्टमक में फूड मौजूद हो तो वो इसकी मतलब इसके ऑब्जर्वेशन में इसके ऑब्जर्वेशन को डिस्टर्ब करती है, जो उसकी वजह से इसके ऑब्जर्वेशन डिले होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन टिश्यूज़ में भले इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर इसके बाद इसकी मेटाबॉलिज्म है, तो इसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो मिनिमल हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होती है। सब देख रहे थे कि इसकी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म इसका हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होती है। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म एक मैकेनिज्म है, मतलब एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए हमारी जो ड्रग है वो प्रोडक्ट्स में उन प्रोडक्ट्स में चेंज होती है या उन प्रोडक्ट्स में चेंज होती है जो कि इजली एक्सक्रीट हो सके। तो इसके बाद इसकी आती है फार्माकोडायनामिक्स में इसके कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स है, मतलब कि हमारे ये कार्डियक इफेक्ट्स उसकी किस तरह हमारे जो हार्ट है उसके ऊपर किस तरह से इफेक्ट करता है कि ये बीटा ब्लॉकेज। अब ये बीटा ब्लॉकेज करता है जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होती है, तो फिर हमारा हार्ट रेट भी कम होता है। इसके बाद एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करता है, एक्शन पोटेंशियल के टाइम को बढ़ा देता है, मतलब कि ये आप करेंगे क्यूटी इंटरवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है और मेनली तौर पे ये कार्डियक सेल्स में होता है। उसके बाद एलिमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये एलिमिनेट बॉडी किस तरह होती है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर किस तरह होती है। तो ये टिश्यूज़ में और हार्ट के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके बाद एलिमिनेशन इसकी किस तरह होती है कि ये अनचेंज इंजोनिन, मतलब कि इनका मतलब कि ये जिस तरह से लिए जाते हैं उसी फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं, मतलब कि इनकी कोई और नहीं, मतलब कि ये इनके कोई रिएक्शन या इनकी डिकम्पोजिशन के जरिए कोई नया कंप्लीट नहीं बनता। इसके बाद इसकी इंडिकेशन है मतलब किस तरह में लिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में, मतलब कि अगर हमारे ये किस तरह में लिए जाते हैं लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर एरिथमिया में, अगर मतलब कि ऐसा कोई वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो, हमारे हार्ट का जो वेंट्रिकुलर पार्ट होता है उसका अगर कोई इस तरह का एरिथमिया हो कि जिसकी वजह से हमारी जान को खतरा हो तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर आ जाता है, तो ये हमारे साइनस रिदम को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है एट्रियल फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लटर में। उसके बाद इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब इसकी सूरत में इसको नहीं दिया जाता। तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया, अब अगर बहुत ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा अब कहने के लो हो तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन पेशेंट्स विद सिग्निफिकेंट ब्रेडिकार्डिया की सूरत में इसको नहीं दिया जाता। इसके बाद हार्ट फेलियर में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि विद डीकम्प्रेस्ड हार्ट फेलियर, अब वो पेशेंट्स जिनमें डीकम्प्रेस्ड हार्ट फेलियर हो रहा होता है तो उनको नहीं दिया जाता है। इसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज अगर हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका लेवल डिस्टर्ब्ड हो तो उस समय में नहीं दिया जाता है। पर्टिकुलरली अगर हिपोकैलेमिया हो तो उस समय में तो कभी भी नहीं दिया जा सकता। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसके साइड इफेक्ट्स किस तरह, मतलब कि इसके बुरे असर कौन कौन से होते हैं। इसकी वजह से एक तो होता है प्रो अरिथमिया हो सकते हैं, मतलब इस ड्रग को जब इस्तेमाल किया जाए, सिटोलोल को जब इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से कोई और नई किस्म का अरिथमिया जनरेट हो सकता है जिसको प्रो अरिथमिया कहते हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ भी पोटेंशियली इनिशिएट न्यू अरिथमिया। इसके बाद ब्रेडिकार्डिया आती है। ब्रेडिकार्डिया में ये है कि बीटा ब्लॉकेज जब होती है तो उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकता है। इसके बाद टॉर्सेड्स डी पॉइंट्स, अब ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ
पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया है जो कि क्विटी इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन की वजह से, मतलब जब हम सोटोलोल को लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन का टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और ये क्यों होता है? ये क्विटी इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन की वजह से होती है। अब क्विटी इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन की वजह से होती है, तो जिसकी अब क्विटी इंटरवल किया गया जब प्रोलॉन्गेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से एक नई डिसीज जनरेट होती है जिसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया। उसके बाद इसके कुछ कंसिडरेशन है, मतलब अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस ड्रग को तो उसमें कौन कौन क्या क्या हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो क्यूटी इंटरवल का ख्याल रखना चाहिए, मतलब कि ECG प्रॉपर्ली तौर पर होती रहनी चाहिए उस पेशेंट की जिसको ये दिया जा रहा है, ताकि क्यूटी इंटरवल के बाद ज़्यादा प्रोलॉन्गेशन ना हो। और अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्गेशन ना हो और इसकी वजह से क्यूटी इंटरवल के बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्गेशन ना हो तो इस वजह से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है उस पेशेंट की। इसके बाद है रीनल फेलियर में क्या होता है कि ये जो ड्रग्स हैं इसमें एडजस्टमेंट्स में भी नीडेड इन द पेशेंट्स विद इम्पेयर्ड रीनल फेलियर, मतलब अगर किसी बंदे को इम्पेयर्ड रीनल फेलियर हो तो उस में उस पेशेंट को जब ये ड्रग अगर दी भी जाए तो उसके लिए एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, मतलब किसी और ड्रग के साथ मिलाकर या किसी दूसरी ड्रग के साथ इसकी कम्बिनेशन को तरह एज एन एडजस्टमेंट दी जा सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, इसको मॉनिटर करना चाहिए ताकि, और स्पेशली तौर पर हमारे जो पोटेशियम लेवल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग लाजमी होती है। इसके बाद इसके ड्रग इंटरेक्शंस हैं, तो अगर अदर क्विटी प्रोलॉन्गेशन ड्रग्स के साथ इसको कितना जाता है ये उनके कॉन्करेंट यूज विद अदर ड्रग्स दैट प्रोलॉन्ग्स क्विटी इंटरवल में इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉर्सियर्स डी पॉइंट्स। ये जो क्विटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन अदर ड्रग्स जो मतलब कि क्विटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन की जाती है उनकी वजह से उनके साथ अगर इसको दिया जाए तो इसकी वजह से ये टॉर्सियर्स डी पॉइंट्स ये क्या कहते हैं ये वाली डिसीज़ हो सकती है। इसके बाद बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स जो है उनके साथ किसी पोटेंशिएशन ऑफ बीटा ब्लॉकिंग एंड नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स में व्हेन चूज्ड विद अदर बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल, मतलब अगर दूसरे इनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स के साथ और बीटा ब्लॉकर ड्रग्स के साथ अगर दिया जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। और इसके बाद पोटेंशिएशन ऑफ बीटा ब्लॉकर भी हो सकती है इसकी वजह से। हमारी तो नेक्स्ट एंटीरिजन ड्रग है वो है वेरप्रोमेल। इसका मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं। एक तो ये जो ड्रग है ये क्लास 4 की ड्रग है और ये कैल्शियम चैनल वर्कर ड्रग है। तो ये क्या करती है कि इनेबल द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोकती है, मतलब कैल्शियम आयन को सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल नहीं होने देती कार्डियक और स्मूथ मसल्स के अंदर ड्यूरिंग डीपोलेशन, मतलब जब डीपोलेशन हो रही है तो उस वक्त कैल्शियम इन्फ्लक्स को रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी रिड्यूस हो जाता है। और पर्टिकुलरली इन दी एट्रिया, और एट्रिया के अंदर एट्रियल पार्ट जो है हमारा एक एट्रियल पार्ट होता है हमारे नार्ड का, एक वेंट्रल पार्ट होता है जो एट्रियल पार्ट होता है उसके अंदर दी कॉन्ट्रैक्शन को रोक देती है और हार्ट रेट को भी डिक्रीज करती है। इसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में इसकी एब्जॉर्प्शन आती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आती है, मेटाबॉलिज्म आता है, एलिमिनेशन आती है। तो इसको अगर ओरली तौर पर लिया जाए तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की जाए इसकी तो ये वेल एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। इसके बाद ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर बड़ी अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्पेशली तौर पर स्मूथ टिश्यू में जैसे गाड़ी के टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उनके अंदर। इसके बाद इसकी मेटाबॉलिज्म, तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब लोअर के अंदर जैसे ये दाखिल हमारे लीवर के अंदर जैसे ये दाखिल होता है उस वक्त उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। इसके बाद एलिमिनेशन है, ये यूरिन के जरिए एलिमिनेट होता है। तो इसके बाद फार्माकोडायनामिक्स, इसकी सबसे पहले फार्माकोडायनामिक्स की जो एक्टिविटी है वो सिर्फ कार्डियोवास्कुलर, मतलब हमारे कार्डियक इफेक्ट्स होते हैं इसके सिर्फ हमारे कार्डियक वेसल्स के ऊपर। तो ये क्या करते हैं कि ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं, मतलब नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स को करते हैं। नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स को ही कहते हैं जब किसी चीज़ की कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही हो तो उसको कहते हैं जब किसी टिश्यूज़ की अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही हो तो उसको कहते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो ये क्या कहते हैं कि ये स्लो एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरल नोडल कंडक्शन, और मतलब कि ये हमारी जो नोडल कंडक्शन होती है एवी नोड की जो कंडक्शन होती है जहाँ आप कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल कंडक्शन जो होती है उसको स्लो करते हैं। और ये कौन सा शो करते हैं जी, ये नेगेटिव प्रोमोट्रोपिक इफेक्ट शो करते हैं। इसके बाद हमारी क्रोनडी दूसरा डायलोट्स क्रोनडी एंड पेरिफेरल आर्टरीज, ये हमारी क्रोनडी और पेरिफेरल आर्टरीज को डायलेट करती हैं। इसके बाद क्या होता है इसके इंडिकेशंस हैं, तो इंडिकेशन में इसकी आती है मतलब कि ये किस बीमारी में दी जाती है। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन आती है, फिर इंजाइना पेक्टोरिस, फिर सुप्रावेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया आता है। तो इसको एक तो हाइपरटेंसिव एज एन एंटी हाइपरटेंसिव दिया जाता है। इसके बाद इंजाइना पेक्टोरिस में मतलब कि ये माइकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इंजाइना को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके बाद सुप्रावेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया में देखते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड प्रिवेंटिंग स्टेंट सुप्रावेंट्रिकुलर रिदमियाज, मतलब ये बहुत से सुप्रावेंट्रिकुलर रिदमियाज को कंट्रोल करने में इसकी मदद मिलती है। इन्वॉल्विंग एवी नोड को ये इस्तेमाल करता है, तो उसके इस्तेमाल से क्या होता है कि सुप्रावेंट्रिकुलर रिदमियाज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सुप्रावेंट्रिकुलर रिदमिया को मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आती हैं जो हमारे पास सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर
डिसफंक्शन, मतलब जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका डिसफंक्शन, उसका फंक्शन का लॉस अगर हो रहा हो तो अगर उसका फंक्शन के का मतलब उसका जो हमारी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर पार्ट है, जो हमारे कार्डियक का, हमारे हार्ट का, अगर वो काम ना कर रहा हो तो उस में ये नहीं दिया जाता। उसके बाद एवी ब्लॉक, और अगर एवी ब्लॉक हो मतलब जो हमारी एट्रियल वेंट्रिकुलर पार्ट है हमारे हार्ट का, अगर वो ब्लॉक हो गया, वो अपना फंक्शन छोड़ जाए तो उस में इसका इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद इसके उनको साइड इफेक्ट्स हैं कि ये क्या करता है, साइड इफेक्ट्स की ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हमारा जो GIT है उसके ऊपर ही कुछ इफेक्ट्स शो करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और इसके बाद ब्रेडिकार्डिया, इसकी वजह से हो सकता है कि हमारा जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकता है। इसके बाद हाइपोटेंशन हो सकती है, इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा भी हो सकता है, स्वेलिंग इन दी एक्सट्रीमिटीज़ में अक्कर, ठीक है। कि पेरिफेरल एडिमा इसको कहते हैं स्वेलिंग इन दी एक्सट्रीमिटीज़, मतलब हमारी जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसके अंदर अगर स्वेलिंग हो तो इसको कहते हैं पेरिफेरल एडिमा। इसके बाद कुछ कॉन्स्टिपेशन है, अगर हार्ट फेलियर हो तो उस वक्त अगर किसी को पेशेंट को देना है तो उसके लिए बहुत एहतियात की जरूरत होती है। इसके बाद एवी ब्लॉक है कि रेप में छोड़ी अवॉइड इन पेशेंट विद प्री एक्जिस्टेंट एवी ब्लॉक वगैरह, अगर किसी शख्स को पहले ही एट्रियल वेंट्रिकुलर ब्लॉकेज है उसकी तो उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जगह है एडिनोसिन। इसका एडिनोसिन का मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं कि मैकेनिज्म एक्शन इसका क्या है। द एडिनोसिन इज एड्रोजीनियस न्यूक्लियोसाइड। दूसरा एडिनोसिन एक एड्रोजीनियस न्यूक्लियोसाइड है जो कि हमारे कार्डियो वेज़ोडाइलेटर के तौर पर काम करता है, मतलब हमारे जो कोरोनरी वेसिकल्स हैं उनको ये डायलेट करता है। ये हमारे एडिनोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है हमारे हार्ट के अंदर, स्पेशली द A1 रिसेप्टर। A1 रिसेप्टर, A2 रिसेप्टर आपने पढ़े होंगे, जैसे M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर थे। रिसेप्टर इन द हार्ट, ये इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिसको क्या होता है कि ये इनेबल द कंडक्शन थ्रू एवी नोड के जरिए जो कंडक्शन हो रही होती है उसको ये इनेबल करता है। इसके बाद इसकी कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स है, मतलब इसको किस तरह से ये अपना वर्क किस तरह से करता है कि ये इसकी एक तो रैपिड ऑनसेट होता है इसका, मतलब इसका जो जब इसको इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद ये बहुत जल्दी अपना काम स्टार्ट कर देता है, इसकी शॉर्ट ऑफ लाइफ होती है। तो इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म, तो ये हमारे ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है। इसके बाद यदि एलिमिनेशन, तो इसकी एलिमिनेशन एक्सचेंज मतलब यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसके बाद है जी इसकी फार्माकोडायनेमिक्स। अब ये एक तो करता है वेज़ोडाइलेशन, हमने ऊपर भी पढ़ा। एटेंशन का क्रोनिक वेज़ोडाइलेशन, ये क्रोनिक वेज़ोडाइलेशन करता है, और कैसे करता है कि इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो इन दी मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम में ये अपना ब्लड फ्लो जो है वो इसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्रोनिक वेज़ोडाइलेशन होती है। इसके बाद एवी नोड ब्लॉक हो जाता है। एवी नोड ब्लॉक ये क्या है कि इट्स स्लो द कंडक्शन थ्रू द एवी नोड, मतलब ये हमारा जो एवी नोड है, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड है हमारे हार्ट का, उससे जो कंडक्शन हो रही होती है उसको स्लो करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट डिक्रीज होता है। इंटरप्रेटिंग री इंटेंट पाथवेज, अब ये हमारे जो री इंटेंट पाथवेज है हमारे हार्ट के, उनको ये इंटरप्रेट करता है, मतलब कि उनके फंक्शन को रोकता है। इसके बाद इसके इंडिकेशन है, मतलब किस किस क्या कहते हैं डिसीज़ में या किस किस कंडीशन में इसको दिया जाता है। इसके बाद सुपरवेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया सबसे पहले आता है, पार्टिकुलरली यूज इन एक्यूट टर्मिनेशन ऑफ प्रॉक्सिमल सुपरवेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया। अगर किसी बंदे को प्रॉक्सिमल सुपरवेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया, जिसको PSVT भी कहते हैं, तो उस सूरत में ये ड्रग दी जाती है, इंक्लूडिंग एट्रियल वेंट्रिकुलर नोडल रेटेंट टैचिकार्डिया। मतलब अगर किसी शख्स को एट्रियल वेंट्रिकुलर नोडल रेटेंट टैचिकार्डिया तो उस सूरत में दी जाती है। इसके बाद एट्रियल वेंट्रिकुलर री इंटेंट टैचिकार्डिया तो उस सूरत में दी जाती है, जिसको AVRT भी कहा जाता है। इसका जिसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है किसी सूरत में इसको नहीं, किसी बंदे को अगर इस्थमा है, उसको सांस की बीमारी है, तो ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम करता है, तो इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, हमारे जो लंग्स की ब्रोंक्यूल है वो कंस्ट्रिक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है। तो इस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एडवांस्ड हार्ट ब्लॉक, अब वो पेशेंट्स जिनमें सेकंड या थर्ड डिग्री का हार्ट ब्लॉक हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए तो उन पेशेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये टेंशन होती है, इसकी वजह से ये टेंशन फ्लशिंग जो कि बहुत कॉमन साइड इफेक्ट इस तरह शो करता है। इसके बाद है जी डिस्पनिया फटना ब्रीथ में अगर इसकी वजह से हमारा, क्योंकि इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से सांस कम आता है या शॉर्ट ब्रीथ होता है, शॉर्टली ब्रीथ कर पाते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्पनिया। ये इसका साइड इफेक्ट है। इसके बाद चेस्ट डिस्कम्फर्ट, तो ये ड्रग लेने की वजह से हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो सीना है, उसकी डिकम्फर्ट हमें फील हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस साथ कुछ कॉन्स्टिटेशन है, मतलब अगर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके में किसी का ख्याल रखना चाहिए। अब इसका शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन है इसका, तो इसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है। तो ये एडिनोसिन ब्रीफ, मतलब ड्यू टू शॉर्ट लाइफ इफेक्ट एडिनोसिन ब्रीफ, तो शॉर्ट लाइफ की वजह से जो एडिनोसिन के इफेक्ट्स हैं वो भी मतलब बहुत थोड़े से ही हैं। इसका अगर किसी शख्स को दिया जा रहा है तो उसके बाद उसकी QT इंटरवल का ख्याल रखना चाहिए, मतलब उसकी जो SG है उसको 7 मिनट करते रहना चाहिए ताकि ज़्यादा मसला ना हो।